हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। राइट, बट अब जो है आपको डेली वीडियोस देखने को मिलेगी। राइट, तो अब हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, इस टॉपिक को चूज करने का मेरा मोटिव क्यों क्या है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली इलेक्शंस है। अब हिमाचल में इलेक्शंस है, तो उसकी वजह से अब हिमाचल में क्या लग चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग चुका है, जो किसने लगाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया। राइट, तो उसकी वजह से ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या यहाँ से क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, तो चलो, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ बॉडीज होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जिसका पर्टिकुलरली एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद में बात करी गई होगी। राइट, उस बॉडी के बारे में किसी पार्ट पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें बात करी गई होगी, किसी पार्ट में उसका मेंशन होगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं होगा, बट ये बॉडी जो एस्टेब्लिश की जाती हैं या तो बाय स्टैट्यूट, दैट मीन स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, कि पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास किया और ये बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूट करती, या फिर ये होंगी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब यहाँ पे कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया और कोई बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी, वहां पे लेजिस्लेचर में कोई लॉ नहीं बना, ठीक है, एक सीधा कैबिनेट के डिसीजन से जो है एक बना दिए गए, दैट मीन्स नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज उनको बोला जाता है। राइट, तो ये आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो मैंने बोला कि ये क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो मैंने पहले बोला अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो उसका किसी आर्टिकल में मेंशन होगा। तो अल्टीमेटली आर्टिकल 324 से 329 जो है वो डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें उनकी पावर्स, फंक्शंस, टेन्योर, एलिजिबिलिटी एटसेट्रा के बारे में बात करी गई है। और कौन से पार्ट में बात की जाती है, पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां से जो आर्टिकल 324 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही बात करता है कि इंडिया में क्या होगा, एक इलेक्शन कमीशन होगा। यहाँ पे देखो एक बात बोली गई, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये जो होगा इंटरफेरेंस से, मतलब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई पीएम की इंटरफेरेंस नहीं होगी, सीएम का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। राइट, इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन होगा, जिसका मेन फंक्शन क्या होगा कि वो जितने भी इलेक्शन और इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी आपके पास जो भी रूल्स हैं वो कौन प्ले करेगा, यही कमीशन करेगा, यही एक ऑर्गेनाइजेशन करेगी, बॉडी करेगी। राइट, सुपरिटेंडेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन जो होंगे इंडिया में वो कौन करेगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। तो ये आर्टिकल 324 में बोलती है। हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, किस वे से। दैट मीन्स कि जिसमें हम, जब मैं बात करूंगा इनके रिमूवल की, कि रिमूवल की वजह से जो है यहाँ पे क्या होता है, इनकी हम इंडिपेंडेंस को, इनके अपॉइंटमेंट की वजह से, कि अपॉइंटमेंट जो होती है वो किसके थ्रू होती है, जो इंश्योर करता है इसकी इंडिपेंडेंस को। राइट, तो अब देखो यहाँ पे बोला गया कि ये क्या करेगा, इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है, जिसके भी इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है, वो कौन करेगा, कंट्रोल जो है वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। तो कौन कौन से इलेक्शन जो ये कंडक्ट करवाता है, सबसे पहले तो ये जो इस साल देखो हमारे पास, अगर मैं बात करूं 2022 में वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, एंड पार्लियामेंट के, दैट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस भी कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहां से अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसका क्या रोल है, तो फिर उसको क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाती है। राइट, तो ये बात याद रखिएगा। चलो, अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करा गया कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, अपहोल्ड करना है द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड वैल्यूज जो एनश्राइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब जैसे कि आप सबको पता होगा कि अब्राहम लिंकन जो यूएस के
प्रेसिडेंट थे उनके अकॉर्डिंग कि डेमोक्रेसी है क्या, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से, राइट, यही है। बट अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल, इन सिंपल वर्ड्स पीपल्स रूल ऑफ पीपल। अब यहाँ पे रूल ऑफ पीपल तो हम बोल दें, बट क्या इंडिया में एक्चुअल में पीपल के द्वारा रूल किया जा रहा है, लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा है? नहीं। मैं बात करूं तो यहाँ पे अब इंडिया में क्या किया जाता है, जो ये लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और फिर ये हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ये आगे जाके क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये गवर्नमेंट जो है आगे जाके क्या करती है, रूल करती है। तो अल्टीमेटली इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, इन इंडियन कंटेक्स्ट डेमोक्रेसी मींस द रूल ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, कि यहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रूल कर रहे हैं, राइट। तो उस स्पिरिट को अपहोल्ड करना ये किसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें, अब दैट मीन्स कि रूल करें, तो वो कैसे इंश्योर होगा कि जब यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, और ये होता है। और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना किसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। एंड यहीं पे बोला कि अब पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या करेंगे, रूल करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन जरूरी है, दैट मीन्स कि किन की पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास राइट टू वोट होता है ये किसको दिया जाता है, ओनली फॉर सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पे सिटीजन जो एलिजिबल होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जिसको बोलते हैं, या फिर फ्रेंचाइज जिसको बोलते हैं, कि 18 ईयर से अबव जितने भी हैं उनके पास एक राइट होता है कि वो क्या करते हैं, वोट कर सकते हैं। अब मेरे को आप कमेंट में बताओगे कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ये जो वोटिंग एज थी हमने 21 से रिड्यूस करके 18 की थी, राइट। ये आपको, आप मेरे को कमेंट में बताओगे, राइट। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, एंगेज विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। इवन यहाँ पे बोला कि मेन रूल क्या है, प्रमोट करना है अवेयरनेस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस के बारे में। बट यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जो महेंद्र सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक ब्रॉड अथॉरिटी है, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 324, जो आर्टिकल 324 के अंडर जिसको यहाँ पे अलाउ किया गया है, एम्पावर किया गया है कि वो जितने भी मेजर्स हैं, नेसेसरी मेजर्स हैं, वो ले सकती है, किसके लिए, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। अब यहाँ पे सरकार के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के करती है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि इतना ज्यादा आप कैश जो है अपने घर पे नहीं रख सकते, या इतना अमाउंट जो है आप स्पेंड कर सकते हो इलेक्शंस में। वो सारे नेसेसरी मेजर्स कौन लेता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, कब तक नॉमिनेशन जो है फिल होगी, राइट, ये सारा। फिर यहाँ पे अगर बात करें किस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी, कौन सी नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा, ये सारा किसका रोल है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है, राइट। चलो अब चलते हैं आगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, जब इसकी इंसेप्शन की बात करूं 1950-51 में, तो ये जो थी यहाँ पे सिंगल मेंबर बॉडी थी। ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन जो था ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। बाद में जब इसका वर्कलोड ज़्यादा होने लगा तो इसको सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में, जब इसको क्या किया गया था, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इट प्रोवाइड द फॉलोइंग प्रोविजंस इन रिलेशन टू द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो 324 में ही बात करी गई है कंपोजिशन की। तो यहाँ पे बोला गया था इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये बात याद रखना
कि आर्टिकल 324 में ही बोल दिया गया कि इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है उसका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा जो उसका हेड होगा, और उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं, चाहे वहां पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और वो नंबर जो है कौन डिटरमिन करेगा, वो नंबर जो है डिटरमिन किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहीं से देखो, एक तो यही बात आ गई कि ये जो है इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द बॉडी, इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। वहीं पे सेकंड बोला कि यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, जो यहाँ पे बात करी गई है, वो क्या होगा, अपॉइंटेड होगा। अपॉइंटेड बाय हूं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, एंड जो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो डिटरमिन किए जाएंगे, और उनको भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो ये भी क्या इंश्योर करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे बोला गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो चेयरमैन होगा इलेक्शन कमीशन का, और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे जब उनको अपॉइंट किया जाएगा, राइट। इवन यहाँ पे बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है रीजनल कमिश्नर्स को भी, ठीक है, मतलब जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे रीजन के बेसिस पे, आफ्टर किसकी कंसल्टेशन के बाद, इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के बाद। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखिएगा, राइट। अब यहाँ पे बात करें कि इनके सर्विस और टेन्योर की कंडीशन की बात की जाए, तो इनको क्योंकि अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, तो अल्टीमेटली इनके सर्विस और टेन्योर भी कौन डिटरमिन करेगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिटरमिन करता है। बट यहाँ पे देखो, जब भी इनको अपॉइंट किया जाता है, तो इनको अपॉइंट किया जाता है या तो 6 ईयर्स के लिए, या फिर अंटिल द एज ऑफ 65, मतलब जो भी अर्लियर हो। मान लो अगर किसी को 51 की एज में इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट कर दिया, तो ये 6 साल, तो मतलब मोर देन, मतलब 6 ईयर्स जो है वो टेन्योर अपना कंप्लीट करने के बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर कोई 62 की एज में अपॉइंट हो रहा है, तो जैसे ही इनकी एज 65 कंप्लीट हो जाएगी तो ये रिटायर हो जाएंगे, राइट। तो ये भी बात आती है। अभी प्रेजेंटली अगर बात करें 1989 के बाद, जब इसको सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, तो अब ये क्या कंप्राइज करता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। बट अगर मैं बात करूं तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इनकी पावर्स में, पावर्स इनके पास सेम है, राइट। इवन अगर मैं बात करूं तो सैलरीज वगैरह भी इनको सेम मिलती हैं। जो अब इनको कैसी सैलरीज मिलती हैं, जो सैलरी किसको मिलती है, यहाँ पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो सैलरीज होती है। इवन देखो, अगर इन्होंने कोई भी डिसीजन लेना हो, मान लो अगर इन्होंने कोई भी डिसीजन लेना है, तो ये 3 मेंबर बॉडी है, एक जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है। अब ये डिसीजन कैसे लेते हैं, मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। मतलब इनके पास कोई भी अगर मैटर आता है तो ये क्या करेंगे, उस पर वोटिंग करेंगे। अब ये दोनों वोट करेंगे। अब इन दोनों ने वोट किया। अब मान लो इन दोनों का वोट जो था अलग अलग था, एक एक। तो अब फाइनल वोट जो होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा। अगर ये दोनों वोट जो है मेजोरिटी में आ जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो है दोनों दोनों एक ही फेवर में वोट करते हैं, अगर इनका टाई हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई रोल नहीं होता वोटिंग में। दैट मींस चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब वोट करेगा, जब टाई ऑफ वोट हो जाएगा, ठीक है, जब टाई हो जाएगा वोट्स में, तब उसके वोट का जो है वो रोल होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी इक्वल पावर्स है टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू इलेक्शंस एज अ, ये कलेक्टिव बॉडी जो है काम करते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा उसका जो है वो डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। दैट मीन्स कि जब ये वोटिंग के थ्रू जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ईसीआई। अब ईसीआई क्या करता है, सबसे पहले डिटरमिन करता है द टेरिटोरियल एरिया। अब आपको पता होगा कि ये डीलिमिटेशन एक्ट आता है, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, जो पार्लियामेंट इनेक्ट करता है डीलिमिटेशन। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जो है इनेक्ट किया गया था, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट होती है, तो अल्टीमेटली ये जो है डिटरमिन करेगा टेरिटोरियल एरिया जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, इन अकॉर्डेंस विद द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। जो भी कमीशन एक्ट आता है वो बोल देगा कि हाँ, यहाँ पे मान लो कि पहले हिमाचल में अभी रिसेंटली 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अभी डीलिमिटेशन हो जाए और वहां पे बोल दिया जाए 68 से इसको इंक्रीज करके 72 कर रहे हैं, तो ये उसको डिटरमिन करता है, राइट।
और उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या करता है, इलेक्टोरल रोल भी प्रिपेयर करता है, उनको रिवाइज भी करता है, क्योंकि मतलब आपको पता है आपके वोटिंग कार्ड बनते हैं टाइम टू टाइम, राइट, जो 18 साल से अब हो रहा है, राइट, कि उनके किस साल वोट पड़ेगी, राइट, वो सारा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन है। इवन यही नोटिफाई करेगा शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, जैसे अभी रिसेंटली हिमाचल में जो है नोटिफाई किए इन्होंने, एंड रिसीव द एंड स्क्रूटनाइज करता है जो नॉमिनेशन पेपर जो है, जो फॉर्म जो है फिल किए जाते हैं बाय द कैंडिडेट, जो नॉमिनेशन फिल करते हैं, राइट, उनको रिसीव करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, एंड यहीं पे रजिस्टर करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। मैंने बोला कि कौन सी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होगी, कौन सी नेशनल पार्टी होगी, उनको सिंबल्स प्रोवाइड करना, इलेक्शन सिंबल्स प्रोवाइड करना, ठीक है, ग्रांट रिकॉग्निशन टू देम, वो सारा फंक्शन कौन रोल प्ले करता है, इलेक्शन कमीशन ही जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है, स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज, ठीक है, एंड इवन ये रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू देम। तो ये बात भी याद रखना कि कौन डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहां से देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इसका जो एडवाइजरी फंक्शन है वो ये प्ले करता है। अब एडवाइजरी फंक्शन क्या ये रोल जो है उसमें प्ले करते हैं, ये एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को, जिसमें किस मैटर्स पे, जो भी मैटर रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। मतलब जो एमएलएज और एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन एक तो आता है 10th शेड्यूल में, एंड अदर मैटर्स के रिगार्डिंग, तो उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या करता है, एडवाइस करता है, जिसकी बात करेगी आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 ये बात करता है रिगार्डिंग दी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 192 रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, गवर्नर, और पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट करेगा, राइट। उस केस में कौन एडवाइस करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस करता है, राइट। इवन यहाँ पे एक और बात याद रखना, यही एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे इलेक्शन जब किसी स्टेट में या देश में या कंट्री में या किसी स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल लगाओ, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं हम आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल, जिसको बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी। अब मान लो कि किसी 2-3 स्टेट्स में एक साथ जो है वहां पे, मतलब 2-3 स्टेट में या एक ही स्टेट में क्या लगाया, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगी है। मान लो यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट इमरजेंसी लगी थी। अब यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे इलेक्शंस करवाने हैं नहीं करवाने हैं, वो कौन डिसाइड बताएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा, प्रेसिडेंट को उसमें एडवाइस करेगा, राइट। ये भी रोल कौन प्ले करता है, वो प्रेसिडेंट प्ले करता है। देखो ये इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352 के अंडर, नेशनल इमरजेंसी लगती है। स्टेट इमरजेंसी जिसको नॉर्मली प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। अब प्रेसिडेंट रूल जो है वो 2 आर्टिकल के अंडर लगता है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। और फिर आपके पास आता है आर्टिकल 360, जिसके अंडर आपके पास लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, राइट। अब बात करते हैं इसकी इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। मैंने बोला था अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से क्या है, इसकी जो है हम इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। अब रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर भी क्या होता है, जो इसका प्रोसेस है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। कैसे, क्योंकि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यहाँ पे मैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की बात नहीं कर रहा, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। अब ये जो होगा, इसको जो रिमूव की जाएगी, क्योंकि हमने पहले बोला कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होती है इक्विवेलेंट होती है टू दी जजेस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। तो सेम यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब उसके ऑफिस से रिमूव करना है, तो उसके ऑफिस को जो उसके ऑफिस से उसको जो रिमूव किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, जिस मेथड से रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चाहे वो सीबीआई है चाहे वो अदर जजेस है। अब उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए पहले तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है लोकसभा और राज्यसभा में।
अगर लोकसभा में रेजोल्यूशन स्टार्ट करना है तो वहां पे 100 मेंबर्स को साइन करके, नोटिस साइन करके जो है स्पीकर को देना पड़ेगा। राज्यसभा के केस में ये नंबर जो हो जाता है हाफ हो जाता है 50। फिर उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, राज्यसभा का होता है चेयरपर्सन। अब ये इनके पास पावर आती है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले कंसल्ट करते हैं, जो चार्जेस लगाए जाते हैं इनसे इंडिविजुअली कंसल्ट करेगा। फिर उसके बाद जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो ये डिसाइड करते हैं, इनके पास पावर आती है कि इनको क्या करना है, इस रिमूवल मोशन को, रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, एडमिट करना है कि नहीं करना है। अगर ये एडमिट कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, एक कमेटी, 3 मेंबर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब उस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो आप देख सकते हो। अब वो मेंबर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे उन चार्जेस पे। फिर वो चार्जेस अगर प्रूव हो जाते हैं, फिर ये जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करती है कमेटी, फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सबमिट करवाएगी। उस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे आगे फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे जो है मेजोरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, उनको जो रिमूव किया जाता है ऑफिस से, दैट मीन्स की रेजोल्यूशन जो पास होगा इन बोथ द हाउसेज में बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में इसमें क्या होगा, 50% 50% प्लस 1 ऑफ द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कि टोटल स्ट्रेंथ जो है उसका 50% प्लस 1 होना चाहिए, वो अप्रूव करें। प्लस यहाँ पे सेकंड क्या आता है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर इस मेजोरिटी से पास हो जाएगा दोनों हाउसेस में, तो उसको जो है फिर क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस में। बट यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि किस ग्राउंड पे हम उनको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करी गई है, बोला अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से। अब यहीं पे देखो इसकी इंडिपेंडेंस और कैसे इंश्योर की जाती है, कि जो सर्विस कंडीशन जो होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो वैलिड नहीं कर सकते डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब अपॉइंटमेंट के बाद जो है उसको बोलेंगे कि नहीं अब 6 साल नहीं होगा, कि 5 साल कर दिया जाएगा या 4 साल कर दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या 65 ईयर्स ऑफ एज से रिड्यूस करके हम 60 कर दे, नहीं, एक बार अपॉइंट हो गया उसके बाद नहीं आप चेंज कर सकते। बट हाँ, जब दूसरे मतलब उसको रिमूव कर दिया, उसका टेन्योर खत्म हो गया, फिर जब नेक्स्ट अपॉइंट होगा उससे पहले आप जो भी चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और यहीं पे बोला गया कि एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर जो अपॉइंटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको भी रिमूव नहीं किया जा सकता उनके ऑफिस से, जब तक जो है वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट को कि आप इसको जो है रिमूव कर दो इसके ऑफिस से। राइट, तो ये था आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। राइट, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।